बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गईं और अकेलेपन में समय गुजारने लगीं। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। कभी परवीन बॉबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उनके गले में चिप लगा दी है, तो कभी वे पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के पागल खाने में भी रखा गया था। एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन करियर के पीक पर थी जब उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से राज रखनी चाहिए, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी परवीन बॉबी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड में एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बॉबी के जीवन की दर्द भरी कहानी को। दोस्तों, 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बॉबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्ते बॉबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे थे। परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय से इंप्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्में ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी जिससे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया था। दोस्तों, एक दिन उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर BR इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर BR इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ उस लड़की की इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लाओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। BR इशारा को वो तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्म में काम करोगी क्या? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर BR इशारा दंग रह गई। कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है? उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। यह किस्सा BR इशारा ने वाइल्ड फिल्म्स इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में सुनाया था। दोस्तों, परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोगप्पा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। परवीन बॉबी अपने करियर के पीक पर थीं जब बॉलीवुड में खबरें फैलने लगीं कि वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं। कई बार परवीन बॉबी से उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं किया उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सबको साफ कर रहा था। दोस्तों, परवीन बॉबी की बीमारी के गवाह महेश भट्ट थे जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था जब परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की एक शाम में उनके घर पहुंचा, देखा कि उनकी बुजुर्ग मां जमाल बॉबी कॉरिडोर में सेमी हुई खड़ी हैं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई थी और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी हैं। वो कांप रही थी। उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा, क्या कर रही हो? तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी मां निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
दोस्तों, परवीन की हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा। महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि परवीन अपने आसपास की हर चीज पर शक करती थी। एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, एक दिन हम मेरे दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसफर भी हैं। परवीन ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। कहते हुए चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है। तमाशा बनने लगा तो मैंने उन्हें टैक्सी से घर पहुंचाया था। महेश भट्ट को उनके डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए। महेश भट्ट ने डॉक्टर्स की बात मान ली और 1979 में वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बेंगलोर जाने की बात भी परवीन की हालात में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर्स ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया जो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते रहे। एक दिन परवीन ने डॉक्टरों से कहा कि वो वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इस अलगाव के बाद परवीन ने इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई जाकर फिर फिल्मों में काम करने लगी। परवीन बॉबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बॉबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी, वह लोग उन्हें उठाकर ले गए हैं। दोस्तों, साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीबो बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। दोस्तों, साल 1988 में परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था, तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूमर गिराने वाले थे। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। सालों बाद परवीन बॉबी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने कहा कि उनके पास संजय दत्त और 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। 2002 में परवीन बॉबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत हैं। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वह पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा अगर मैं आती तो मेरी हत्या कर दी जाती। दोस्तों, 22 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी के अपार्टमेंट के बाद दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह से बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। वहां कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनकी बॉडी को क्लेम करे। महेश भट्ट ने इंटरव्यू में बताया था कि वह 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एयरपोर्ट पर था। हैदराबाद से वापस आते हुए मेरे फोन में SMS की बाढ़ आ गई थी। एक मैसेज खोला तो पता चला कि परवीन की मौत हो चुकी है। वह अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उनकी डेड बॉडी कूपर अस्पताल में है और कोई रिश्तेदार बॉडी क्लेम करने नहीं पहुंचा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली। परवीन मेरी कामयाबी का कारण थी। उससे अलग होने के बाद ही मैंने फिल्म अर्थ बनाई और कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से हुई थी। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं मिला, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की अंगुलियां काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन के कारण उन्हें हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी।
आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।